तो हम लोग पहले 13 न्यूमेरिकल्स कर चुके थे, ठीक है, और उस 13 न्यूमेरिकल्स में 2 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के थे, वही 2 न्यूमेरिकल फिर से कॉपी में लिखे हुए हैं, तो उस 2 को हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो अब आते हैं, हम करते हैं आज का इस कॉपी का न्यूमेरिकल, जो पहला नंबर है आप लोग करके आए होंगे, देखिएगा आंसर मिलाइएगा। लगा ये पहला स्टेप, क्या है पहला स्टेप, जल्दी बोलो नवीन। सर बोथ पेरेंट नॉर्मल, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है क्या, बोथ पेरेंट नॉर्मल? नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, हाँ यहाँ दिख गया, यहाँ दिख गया, बोथ पेरेंट नॉर्मल एंड चाइल्ड अफेक्टेड, बोलो दिखा? यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी दिख गया, हमको एक जगह दिख जाए तो काम हो जाए, लेकिन हमको यहाँ पे भी दिख गया बोथ पेरेंट नॉर्मल अफेक्टेड। तो जल्दी बोलो, ये देखते ही क्या करोगे? सर एडी और एक्सडी को काट देंगे। ये मोटा हुआ कैसे, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, सुबह से ही देख रहे हैं, इस पे तो किया हुआ ही है, कोई बात नहीं है, बाद में सेटिंग देखेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या है? बोथ पेरेंट नॉर्मल, बोथ पेरेंट नॉर्मल एंड चाइल्ड अफेक्टेड। तो बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो। एडी और एक्सडी सर एडी, नहीं कट जाएगा। एडी एंड एक्सडी नहीं, हाँ ठीक ठीक, एडी एंड एक्सडी डोमिनेंट वाला, नॉट पॉसिबल, वो दोनों तो गया आंसर, वो दोनों होने से रहा। अब अगला स्टेप क्या है, जल्दी बोलो। अगला सर बोथ अफेक्टेड और एक भी नॉर्मल हुआ। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है? नहीं, बोथ अफेक्टेड नहीं, बोथ अफेक्टेड नहीं, बोथ अफेक्टेड नहीं, ये दूसरा स्टेप नहीं मिला, दूसरा स्टेप नहीं मिला है, फर्स्ट तो मिल गया है, दूसरा स्टेप नहीं मिला। ऐसा नहीं कि सर हम बोले थे पहला दूसरा नहीं मिलेगा, तो तुम सोचोगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी आंसर होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव भी आंसर होगा। दूसरा आंसर नहीं मिला है हमको, मतलब दूसरा स्टेप नहीं मिला है, इसका मतलब ए आर और एक्स आर, ए आर और एक्स आर में अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एडीएक्सटी तो पहले स्टेप से रिजेक्ट हो गया, सुनना ध्यान से, पहला स्टेप अप्लीकेबल है, यहाँ दूसरा अप्लीकेबल नहीं है, मतलब ए आर एक्स में से कुछ भी हो, ए आर एक्स आर में से कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं एक्स आर को रिजेक्ट करने का तरीका हम तुमको सिखाए हुए हैं, तो देखते हैं तीसरा स्टेप एक्स आर का, तुम बताओ जी तीसरा स्टेप क्या है? नॉर्मल फादर एंड डाउटर अफेक्टेड, डाउटर अफेक्टेड, क्या ऐसा कहीं दिख रहा है? फादर अफेक्टेड है यहाँ, तो फादर नॉर्मल है तो डाउटर भी नॉर्मल है, यहाँ फादर नॉर्मल तो डाउटर भी नॉर्मल, और यहाँ फादर अफेक्टेड और डाउटर उसकी है ही नहीं, तो ये स्टेप नहीं दिखा, नॉट विजिबल। अच्छा इसी में तुम ही बताओ, इसी में और कोई दूसरा मेथड तीसरा स्टेप में? मदर अफेक्टेड, मदर अफेक्टेड एंड सन नॉर्मल, सन नॉर्मल कहीं दिख रहा है क्या, देखते हैं। मदर तो नॉर्मल है यहाँ पे, हाँ मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल दिख गया, दिख गया, तो तुम ही बताओ क्या होगा। सो एक्स आर नॉट पॉसिबल, एक्स आर नॉट पॉसिबल, एक्स आर पॉसिबल नहीं होगा तो एक्स आर उड़ गया, तो आंसर क्या बच गया, एक ही ए आर। अब बच्चे के मन में आ रहा होगा सर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या वाइलिंग टेंडेंसी नहीं होगा, देख के बता दो, वाइलिंग अगर होता तो बाप बीमार तो इसका ये बेटा बीमार होना चाहिए ना, नहीं हुआ, नहीं हुआ, वाइलिंग गया, एक भी जगह ऐसा दिख गया तो गया, ऑप्शन गया। साइटोप्लाज्मिक, माँ बीमार होनी चाहिए, पूरे पेडिग्री में माता बीमार होनी चाहिए लड़की, ऐसा नहीं है, तो वो दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही छट गया, एक ही ऑप्शन बचा क्या, ए आर, तो इस पेडिग्री का आंसर क्या है, ए आर। क्या आंसर यही आया था दोनों का? यस सर। चलो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो सॉल्यूशन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं इसमें क्या है, कहा है, कहा क्या है, पहला स्टेप लगाओ, पहला स्टेप क्या है, तुम बोलो इस बार तुम बोलो, पहला स्टेप नॉर्मल पेरेंट के पास अफेक्टेड चाइल्ड हो, अफेक्टेड चाइल्ड हो, ढूंढते हैं ऐसा कहीं पे भी,
नॉर्मल पेरेंट नहीं है, नॉर्मल पेरेंट नहीं है, दोनों अफेक्टेड जरूर है, तो पहला स्टेप नहीं लगा, तो हटाओ, पहला स्टेप उड़ाओ, पहला स्टेप नहीं लगा, पहला दूसरा दोनों नहीं लगेगा तब एडीआर आंसर होता है, बात ध्यान रहे। बता सोचता पहला स्टेप नहीं लगा तो एडीआर दोनों हो जाएगा, अरे कैसे, पहला दूसरा दोनों नहीं लगेगा तब एडीआर होता है। चलो दूसरा स्टेप क्या है तुम ही बोलो। बोथ पेरेंट अफेक्टेड, बोथ पेरेंट अफेक्टेड, नॉर्मल चाइल्ड। ढूंढते हैं ऐसा कहीं मिलता है यहाँ दोनों पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, दोनों पेरेंट अफेक्टेड, मिल गया, दोनों पेरेंट अफेक्टेड और बच्चे नॉर्मल, मिल गया। तो बताओ तुम्हें क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एक्सआर और एआर नहीं होगा, रेसेसिव वाले नहीं होंगे, नॉट पॉसिबल। तो ये गया, तो अब बचा क्या, अगर ये अब तो हो सकता है कि एक्सडी हो या हो सकता है एडी हो, क्योंकि पहला स्टेप नहीं लगा था इसीलिए। अच्छा साइटोप्लाज्मिक यूनिट्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो मदर नॉर्मल है। वायलिंग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, बाप बीमार है बेटा नॉर्मल है, तो वो तो ऐसे। अब देखते हैं एक्सडी को छांटने का तरीका, तुम बताओ जी एक्सडी को छांटने का क्या तरीका बताएं, चलिए बोलो। हम सर, हम्म, हाँ सर, जो फादर अफेक्टेड होगा और डॉटर नॉर्मल। फादर अफेक्टेड एंड डॉटर नॉर्मल, डॉटर नॉर्मल, क्या ऐसा कहीं दिख रहा है हमको, फादर अफेक्टेड है तो डॉटर भी सारी इफेक्टेड है, यहाँ फादर ही इफेक्टेड नहीं है, ये मिल गया, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल। तो बोलो तुम मीन क्या होगा, जल्दी बोलो। सर एक्सटी कट जाएगा। एक्सडी नॉट पॉसिबल, तो एक्सडी कटा, तो इसका आंसर क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा इसी के आंसर में एरर था ना, यहाँ पे गलती से ऑटोसोमल रिसेसिव लिखाया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये, आंसर इज गलत, आंसर गलत है, आंसर इसका सही कर लेना नोट्स में, इसी का आंसर गलत है, इसी का आंसर गलत था। अब देखो यार जीनोटाइप हम लगा के नहीं सिखाए, हम जीनोटाइप लगाना सिखा चुके हैं, वो हम बार बार लगा के टाइम पास नहीं करेंगे, हम जीनोटाइप लगाना बहुत अच्छे से सिखाए हैं, 13 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में लगाते थे, याद करो, और 3 क्वेश्चन तो अलग से जीनोटाइप का ही दिए थे, लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। यहाँ है, पहला स्टेप लगाओ जल्दी, क्या है, बोथ पेरेंट नॉर्मल, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, गया। दूसरा स्टेप लगाओ, दोनों पेरेंट अफेक्टेड, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, लो स्टेप 1 स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल, तुम बताओ जी तुम क्या होगा, अगर स्टेप 1 एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल हो तो ए आर भी आंसर होगा और ए डी भी आंसर होगा, दोनों एप्लीकेबल हो जाएगा, क्यों होगा सब कारण हम बता चुके हैं। अब देखते हैं एक्सडी और एक्सआर को छांटने का तरीका, तो पहले एक्सडी को छांटने का तरीका देख लेते हैं, चलो पहले एक्सआर को देखते हैं, सही बात है स्टेप 3 पहले देखना चाहिए। एक्सआर को छांटने का क्या तरीका, जल्दी बोलो, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। एंड डॉटर अफेक्टेड, क्या ऐसा कहीं दिख रहा है, फादर अफेक्टेड है, हाँ मिल गया, फादर नॉर्मल डॉट एक जगह में मिल गया, हमारा काम हो गया, बोलो क्या होगा फिर, सो एक्सआर नॉट पॉसिबल, तो एक्सआर गया, एक्सआर तो गया, अब बचा क्या एक्सडी, चलो एक्सडी को छांटने का तरीका तुम बताओ नवीन। सर फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल। फादर अफेक्टेड और डॉटर क्या होनी चाहिए, नॉर्मल। देखते हैं ऐसा कहीं मिल रहा है क्या, फादर अफेक्टेड है लेकिन बेटी बीमार है, फादर यहाँ नॉर्मल है और यहाँ फादर भी नॉर्मल है, तो नॉट विजिबल, विजिबल ही नहीं है ऐसा कैटेगरी में। बढ़ते हैं आगे, क्या हम इस एक्सडी को छांटने का और भी तरीका बताएं, बोलो नवीन जल्दी। मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड। मदर नॉर्मल एंड सन अफेक्टेड,
देखते हैं ऐसा कहीं, मदर नॉर्मल है लेकिन बेटा नॉर्मल है, मदर नॉर्मल बेटा नॉर्मल, यहाँ मदर नहीं है, नहीं मिला ना, मदर नॉर्मल एंड अनअफेक्टेड, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। तो बताओ क्या हुआ अब यहाँ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। XD भी होगा सर। तो XD पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर होंगे, कौन कौन, इस क्वेश्चन का AR भी आंसर होगा, AD भी आंसर होगा और XD भी आंसर होगा। देख लो आंसर यही है, लो स्क्रीनशॉट लो, इसका तीनों आंसर होगा। अच्छा साइटोप्लाज्मिक रेडिएशन नहीं दिख रहा और वायलिंग भी नहीं दिख रहा, ये देखने आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये पहला स्टेप। अच्छा देखो अपने अपने मतलब कि पेडिग्री बनाने वक्त अपने प्रैक्टिस में ये रखो कि कोई भी पेडिग्री हो, ऑप्शन दिया हो या नहीं दिया हो, अपने प्रैक्टिस में होना चाहिए कि हम सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और वायलिंग चेक करें। पता है क्यों, टाइम बचेगा। हम पेडिग्री का पहला स्टेप यही बोले हैं, उसके बाद बोले वो सारे 4 जो स्टेप बताए हैं। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस में, पता है क्यों, कई बार क्या होता है क्वेश्चन होता है वायलिंग का या क्वेश्चन होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, और अब बोले थे जब वायलिंग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है तो ज्यादातर जगह में आंसर वही जाता है, और बच्चा पूरा टाइम लगाता है वो चारों स्टेप लगाने का, बाद में पता चलता है चारों में से कोई स्टेप केवल नहीं था, उसका दिमाग काम करता है, ओह कहीं तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो नहीं है, कहीं वायलिंग तो नहीं है। तो आपके प्रैक्टिस में ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक या वायलिंग रिजेक्ट करो। और क्या है तरीका मैंने बताया, साइटोप्लाज्मिक के केस में अगर पूरे पेडिग्री में एक लड़की भी नॉर्मल दिख गई, एक भी लड़की, साइटोप्लाज्मिक नहीं होगा। वायलिंग में एक भी लड़का अगर बाप बीमार है और बेटा नॉर्मल दिख गया, बाप बीमार बेटा नॉर्मल, वायलिंग नहीं होगा। देखते हैं यहाँ देखो, बाप बीमार और बेटा बीमार और फिर ये बीमार, तो इसका सारा बेटा बीमार। अब बच्चा बोलेगा सर देखो आ गया वो केस आ गया, सर ये लड़का नॉर्मल है, ये लड़का नॉर्मल है, ये लड़का नॉर्मल है, अरे ये लड़का इस पेरेंट का बेटा है क्या, दामाद है। ये लड़का इस पेरेंट का बेटा नहीं है, दामाद है। और जब इसको डिसऑर्डर नहीं है तो इन दोनों को कहां से होगा, इन दोनों को तो होना नहीं है। बच्चा बोलता सर आप बोले पूरे पेडिग्री में एक भी लड़का, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल बाप, अफेक्टेड बाप का नॉर्मल बेटा नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा हूं मैं। हाँ साइटोप्लाज्मिक के केस में क्या कह रहा हूँ, पूरे पेडिग्री में एक भी लड़की नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, साइटोप्लाज्मिक बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं हाँ मतलब पूरा बच्चा अफेक्टेड, माँ बीमार पूरा बच्चा बीमार। तो उस केस में अब देखो ये भी ना है कि उस केस में मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरे पेडिग्री में एक भी लड़की अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा अगर बीमार हो गया तो चूंकि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, तो बेटा अगले जनरेशन में थोड़ी ना वो जीन ट्रांसफर कर ही देगा, बाप का तो साइटोप्लाज्म जाता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरे पेडिग्री में एक भी लड़की बीमार नहीं होनी चाहिए, चलो नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक लड़की बीमार हुई तो वो अपने बेटी को देगी और उसके भी बच्चे होंगे वो भी देगी अपने बेटी को, लेकिन अगर एक लड़की बीमार हुई उसका बेटा भी बीमार होगा कन्फर्म है, लेकिन उसका जो बच्चा होगा उसमें वो बीमारी नहीं होगा अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है तो। समझ रहे हो मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं नवीन। हाँ सर समझ रहे। हाँ क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मैटरनल इनहेरिटेंस, तो साइटोप्लाज्म को पहचानने का तरीका है पूरे पेडिग्री में सारी लड़की बीमार होनी चाहिए, एक भी लड़की नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। और वायलिंग को पहचानने का तरीका है कि बाप बीमार तो बेटा कन्फर्म बीमार, एक भी बेटा नॉर्मल नहीं होना चाहिए। अब इस बात को लेकर बच्चा ऑब्जेक्शन खड़ा करने लगता है, तो मैं बोल तो रहा हूं बीमार बाप का नॉर्मल बेटा नहीं होना चाहिए, और यहाँ बीमार बाप का सारा बेटा बीमार है। अब ये बाप बीमार हुआ, ये तो उसका बेटा था ना, इसलिए तो इसका भी बेटा बीमार होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा हूँ बीमार बाप का नॉर्मल बेटा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहाँ तक जाए पेडिग्री। तो ऐसा हमको यहाँ दिख रहा है तो वायलिंग है, हम क्यों दिमाग लगाएं फिर, जब वायलिंग जब वायलिंग है तो हम दिमाग क्यों लगाए, हम आगे क्यों बढ़े। हम कहते हैं वायलिंग हो जाता है तो ज्यादातर केस में आंसर वही होता है, बाकी तुम चाहो तो चारों स्टेप लगा के देख लेना, आंसर नहीं आएगा, वायलिंग डी आएगा। ठीक है तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आप घर पे लगा के देख लेना। अगला क्वेश्चन, कुछ दिख रहा है क्या, हाँ कुछ दिख रहा है। और अभी देखो, हाँ सर। अब देखो ये लड़की, इसके सारे बच्चे बीमार,
अब देखो यहाँ पे वो आ गया केस, ये लड़का को बीमारी हुआ लेकिन इस शादी ही कर लिया नॉर्मल लड़की से। यह पहचानने आना चाहिए, ये लड़की जो है, ये लड़की जो है इस पेरेंट की बेटी नहीं है, ये उसकी बहू है। ये लड़की इस पेरेंट की बेटी नहीं है, वो उसकी बहू है। इसलिए ये पेडिग्री यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगी कि साइटोप्लाज्मेटस होगा कि नहीं होगा। आप तो ये देखो ना कि लड़की को बीमारी है, इसके सारे बच्चे बीमार। हाँ, फिर लड़की से लड़की जाओ नीचे, लड़की से लड़की जाते जाओ नीचे, जैसे वाइलिंग में लड़का से लड़का नीचे जाते जाते हो। इसकी लड़की बीमार, इसकी 2 बेटी हुई, दोनों बेटी में एक बेटे का शादी हुआ और उसके सारे बच्चे बीमार। तो देखो पूरे पेडिग्री में कहीं पे भी लड़की, मतलब कि लड़की से लड़की जाना नीचे, लड़की से लड़की नीचे जाना। ये देखिए पूरे पेडिग्री में बोले तो सर आप बोले पूरे पेडिग्री में एक भी लड़की नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, देखो नॉर्मल नॉर्मल। अरे ये उसकी बहू है, अब बहू नॉर्मल लेके आई है, वो नॉर्मल बहू से बेटा का शादी कराई। बेटा को तो बीमारी था ही, देखो बेटा को बीमारी था, लेकिन उसके बच्चे में क्यों नहीं गया? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, जो मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। तो देखो साइटोप्लाज्मिक और वाइलिंग आपको पहचानने आना चाहिए। तरीका मैंने सिखाया है, देखो तरीका, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसका आंसर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। तरीका क्या है मैं लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ, मैंने तो देसी लैंग्वेज में लिख दिया यार, अब क्या चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा होगा, ये देखो, देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म और वाइलिंग का तरीका यहाँ पे हम लिख दिए हैं देसी लैंग्वेज में। इफ मदर इज नॉर्मल देन ऑल चाइल्ड विल बी नॉर्मल। उस मदर का सारा बच्चा, वो मदर चाहे जिससे भी शादी करे, लो मैं एड्रेस कर देता हूँ, जिससे भी शादी करे, मदर इज नॉर्मल तो इसके सारे बच्चे नॉर्मल। इफ मदर इज अफेक्टेड, मदर अफेक्टेड, चाहे लड़का कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, मदर इज अफेक्टेड तो ऑल चाइल्ड अफेक्टेड। अगर ऐसा है तो वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। इफ मदर इज अफेक्टेड देन ऑल चाइल्ड विल बी अफेक्टेड। हाँ, और एक तरीका छांटने का, इफ नॉर्मल मदर का एक भी बच्चा अफेक्टेड मिल गया, नॉर्मल मदर हो मान लो, उसका एक भी बच्चा अफेक्ट, तो साइटोप्लाज्मिक तो नहीं हो सकता। यही बोल रहा हूँ, नॉर्मल मदर का एक भी बच्चा अफेक्टेड दिख गया तो साइटोप्लाज्मिक नहीं होगा, यहीं से छांट लेना उसको, नहीं होगा। वाइलिंग में देखो पूरे पेडिग्री में एक भी फीमेल में डिजीज नहीं हो सकता, इस लाइन को अंडरलाइन करो। अगर वाइलिंग है तो वाइलिंग से तो सच में यार पूरे पेडिग्री में फीमेल को डिजीज नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। और हाँ, यदि ऐसा मिले तो ऐसा नहीं, देन चेक इफ फादर इज अफेक्टेड देन ऑल सन विल बी अफेक्टेड। फादर अफेक्टेड तो सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे, और फिर आगे तो वो चेक करना पड़ेगा। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और ऑटोसोमल के लिए तो मैंने तरीका सिखाई दिया है। तो ये आपको साइटोप्लाज्मिक और वाइलिंग, सबसे पहले आपको यही देखना है। क्या देखना है मैं फिर से बोल देता हूँ, बाप बीमार, पूरा बेटा बीमार, वाइलिंग है। बाप बीमार तो पूरा बेटा बीमार, तब वाइलिंग। बीमार बाप का एक भी बेटा नॉर्मल नहीं होना चाहिए, और अगर नॉर्मल बाप का एक भी बेटा बीमार हो गया तो भी वो वाइलिंग नहीं। तो आप तो रिजेक्शन मेथड पे देखो ना, रिजेक्शन क्या है, रिजेक्शन इज दिस वन इज रिजेक्शन मेथड, दिस वन, एंड यहाँ तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो लिख लो। बीमार बाप का एक भी बेटा नॉर्मल नहीं होना चाहिए, बीमार बाप सारा बेटा बीमार। और अगर नॉर्मल बाप का एक भी बेटा बीमार मिल गया तो भी वो वाइलिंग तो नहीं होगा, क्योंकि अगर वाइलिंग है तो बाप भी बीमार होगा तभी बेटा बीमार हो सकता है। तो ये बात चाहो तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। ये क्या मैं फिर से बोल देता हूँ, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में माँ बीमार, सारे बच्चे बीमार, सारे बच्चे बीमार, तो वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। और वो किसी भी स्टेप पे तुमको दिख जाए, हाँ पेडिग्री आगे बढ़ते जाओ जहां तक बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि माँ बीमार सारे बच्चे बीमार। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अगर है तो आगे लड़की को देख के आगे बढ़ोगे। सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं, लड़का को देख के आगे अगर पेडिग्री में बढ़ोगे तो पेडिग्री फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मान लिए हो तुम और उसको रिजेक्ट करना चाह रहे हो अंत तक, तो लड़की को देख के आगे बढ़ो। फिर लड़की बीमार, उसके सारे बच्चे बीमार, अब लड़की का शादी नहीं हुआ तो छोड़ दो, पेडिग्री नरक पहुंचा। अगर ऐसा मिल गया तो साइटोप्लाज्मिक है, ऐसा नहीं मिला तो साइटोप्लाज्मिक नहीं है। क्लियर?
अरे बोलो, वाई लिंक्ड में यस सर। बाप बीमार सारा बेटा बीमार। अब फिर बेटा शादी किसी से भी करे, फिर उसका बेटा बीमार होना चाहिए, बेटी पे नजर मत डालना। बीमारी के केस में बोल रहा हूँ, बीमारी के केस में बोल रहा हूँ। बाप बीमार, बेटी बीमार, बेटा बीमार, बेटी पे नजर नहीं डालना है, चाहे वो बीमारी हो उसको या नहीं, वो डिसाइड ही नहीं करेगी पेडिग्री को। क्लियर? तो ये सब मैंने सिखा दिया भाई, पेडिग्री में पूरा दाव पेच मैंने सिखा दिया है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो और भी बातें खुल के सामने आएगी। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अब इस मीटिंग को हम लोग खत्म कर देते हैं ताकि ये वीडियो एक सेपरेट सेव हो जाए।